अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। हस्बे रिवायत आज प्रोग्राम में सियासी मसाइल और अवामी मसाइल पर बात होनी है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है जिस पर मैं बात का आगाज़ करने जा रही हूँ कि जब इंसानियत की कदर कम हो जाए, जब एहसास माशरे से ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, कहते हैं कि कराची गरीब परवर शहर है जो किसी को भूखा सोने नहीं देता, लेकिन कभी कभार यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिन पर कानों से सुनकर, आंखों से देखकर यकीन ही नहीं आता। ऐसा ही चंद दिन पहले ही हुआ एक वाक़या, जब कराची में 22 साला नौजवान ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हुआ। खून बहता रहा उसका, जिस्म की हड्डियां टूट गईं उसकी, शदीद तकलीफ में वो तड़पता रहा। पहले तो लोगों ने मदद करने के बजाय वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, और फिर जब अस्पताल की राह ली तो देखें कैसे वो 4 अस्पतालों की ठोकरें खाता रहा और किसी मसीहा ने उसके दर्द की दवा नहीं की। कानून की धज्जियां उड़ाई, वो एक तरफ इंसानियत को भी पामाल कर दिया। देखिए, कराची से दर्दनाक कहानी शाहनवाज कादरी सुना रहे हैं। अगर ये इंसानियत के नाते काम करते मेरा बच्चा बच जाता, लेकिन इन्होंने वहाँ इंसानियत नहीं दिखाई। डॉक्टरों की गफलत है, अब्बासी वालों, कोई भी डॉक्टर है मेरे बच्चे को अगर बचा दे बच्चा बहुत देर हो चुकी थी। मेरा लाडला बेटा था। ये बाप है कराची के 22 साला आरिफ का, जिसके बुढ़ापे का सहारा शहर के 4 अस्पतालों के अमले की बेहिसी की वजह से दम तोड़ गया। आरिफ 11 सितंबर को शाहर पाकिस्तान के करीमाबाद पुल पर हादसे में जख्मी हुआ था, जिसकी टूटती सांसों को रवा रखने के लिए फौरी तिबी इमदाद की जरूरत थी, मगर वो हर मरहले पर बेहिसी की भेंट चढ़ा। राहगीर अस्पताल पहुंचाने के बजाय जख्मी की वीडियो बनाते रहे। फलाई इदारे ने एम्बुलेंस पहुंचाने में टाल मटोल की, यहाँ तक एक शहरी रक्शे में डालकर पहले एक अस्पताल फिर दूसरे अस्पताल तक ले गया। हैदराबाद के पुल से उठाया, उसके बाद हम सेंट रोज हॉस्पिटल लेके गए जो करीमाबाद और जावली के बीच में रखता है। उन्होंने तो गेट में ले जाने से मना कर दिया, नहीं आप ले जाएं। वो जिस तरह रक्शे में तड़प रहा था, उसका ब्लड दे रहा था। उनके गेट के पास अभी ब्लड हुआ सेंट रोज हॉस्पिटल के बाद। फिर हम जावदीन लेके गए, वहाँ उन्होंने लिया, उन्होंने जितना करना था उन्होंने किया। उन्होंने कहा नहीं ये सीरियस है, आप अब्बासी लेके जाएँ। फिर हम जब अब्बासी लेके गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप वहाँ जाओ, एक हमें वहाँ भेज रहा है, MLO बना रहा है, आप कौन हो, वारिस हो, नहीं फिर आप क्यों लेके आए हो, कहाँ से मिला, पुलिस मिली आपको, वगैरह वगैरह सवालात करते करते टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग वहाँ पर जलील होते रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जिना लेके जाएं, करते करते 2.5 घंटे उन्होंने ऐसे हमारे को पार किया। फिर जिना लेके गए, फिर जिना से वापस उसको अब्बासी लेके आए और इस तरह इसको गाड़ी में डाले थे जैसे बकरा ज़िबा करके नहीं डालते। हंसी मजाक, ड्राइवर आपस में हंस रहे हैं, मावा खा रहे हैं। जख्मी आरिफ को अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल और जिना अस्पताल से वापस अब्बासी शहीद लाने वाले अहदी रजाकार ने भी शहर के सबसे बड़े अस्पताल के अमले की जानिब से आरिफ को तिबी इमदाद ना देने की तस्दीक की। अब्बासी में हमें इत्तला दी गई कि ये पेशेंट क्रिटिकल है और ये अब्बासी से JPMC रेफ़र हो रहा है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचे और उनको शिफ्ट किया अपनी गाड़ी में और लेके जिना पहुँच गए। जिना जैसे ही पहुँचे तो 5 मिनट खड़े हुए, उसके बाद 2-3 बंदे आए जो कि स्टाफ के ही बंदे थे और वो बोल रहे हैं कि ये अननोन है। हमने बोला जी सर अननोन है और क्रिटिकल है, और वो बोल रहे हैं कि तोरी यार ये अननोन यहाँ नहीं लेंगे, आप इनको वापस ले जाएं। राहगीरों की बेहसी सिर्फ जख्मी आरिफ की वीडियो बनाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसी दौरान आरिफ का मोबाइल भी चोरी कर लिया गया, जिसकी वजह से घर वालों का आरिफ के करीब मौजूद अफराद से भी कोई राब्ता न हो सका। भाई भी ये सोच कर तड़प रहा है कि इसके भाई को किस तरह हर कदम पर तिबी इमदाद के हक से महरूम रखा गया। इलाज तो नहीं हुआ, वीडियो हमने देखी है उसकी, बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी उन लोगों ने। अगर देते तो शायद जान बच जाती उसकी। तकरीबन 10 घंटे तक वो सांस से लड़ा है अपनी मौत से। याद करा, हमें तो नहीं पता लगा, अगर मोबाइल होता हम कॉल कर देते, शायद मिल जाता, हम पहुंच जाते, जान बचा लेते। नावर हिस्सों में तकसीम कर दिया, बंदा कम से कम इलाज तो करे उसका। जो फुटपाथ पे वो रोड के ऊपर गिरा हुआ, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसी तरह लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन जब ये 3 लड़के आए, इन्होंने देखा ब्लीडिंग हो रही है, तो इन्होंने
लोगों को कहा कि यार तुम लोग इसकी वीडियो बना रहे हो, खुदा के लिए इसको एम्बुलेंस मंगवाओ। जब एम्बुलेंस वालों को वो कॉल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये हमारा एरिया नहीं है, वो कहता है हमारा एरिया नहीं है। कहता इसी कशमकश में हमारा 45 मिनट गुजर गए। जब हमने देखा कि कोई नहीं आ रहा तो एक रिक्शे वाले को हमने कहा यार भाई आप हमारे साथ मदद करो। उसने उस रिक्शे में बिठवाया और वो लोग उसको हॉस्पिटल तक लेके गए। महकमा सेहत सिंध ने 4 अस्पतालों की जानिब से तिबी इमदाद देने से इनकार के मामले का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया है, मगर बुढ़ापे में जवान औलाद से महरूम होने वाले बाप को ऐसी तहकीकात से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं है जिसमें कि मुझे इंसाफ मिले। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, क्या इंसाफ मिलेगा? यहाँ किसी को मिला इंसाफ? अगस्त 2018 में कराची के इलाके काला पुल में डाकुओं से मुकाबले के दौरान पुलिस की फायरिंग से अमल उमर नामी बच्ची जख्मी हुई थी, जो करीब मौजूद निजी अस्पताल में तिबी इमदाद और फिर एम्बुलेंस सर्विस न मिलने की वजह से दम तोड़ गई थी। इस वाक़े के बाद सिंध असेंबली में अमल उमर एक्ट मंजूर किया गया था, मगर वक्त आने पर पता चला कि इस पर निजी अस्पताल तो क्या सरकारी अस्पताल भी अमल करने पर तैयार नहीं है। 5/2019 में सिंध असेंबली से मंजूर होने वाले अमल अलर्ट एक्ट में ये निजी अस्पतालों को पाबंद किया गया था कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करेंगे, लेकिन निजी अस्पतालों के साथ शहर के 2 बड़े अस्पताल जिना और अब्बासी ने 22 साल मोहम्मद आरिफ के साथ तिबी खयानत की है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अफसोसनाक वाक़या, बेहिसी की मुकम्मल दास्तान है। कभी पुलिस वाले 45 मिनट तक अपनी अपनी हुदूद के लिए लड़ रहे हैं, फिर आगे 4 अस्पताल जो मरीज़ को नहीं देख रहे, जो ज़ख्मी को नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि ये ज़ख्मी कैसे हुआ है या इसके जानने पहचानने वाले वहाँ पर हैं या नहीं है। रेस्क्यू वाले आपस में लड़ रहे थे। बेहिसी की ये मुकम्मल दास्तान। शाहिद रसूल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर हैं JPMC के। सर आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही थी अमल उमर एक्ट के हवाले से सर, निजी हॉस्पिटल्स तो ये करते ही थे, ये कई सारे अस्पतालों किस तरह के वाक़यात होते रहे, लेकिन सर सरकारी अस्पतालों ने भी ये किस तरह का रवैया अख्तियार किया है। सर आपके पास भी आया मरीज़, वहाँ से अब्बासी शहीद अस्पताल भेज दिया गया। शाहिद साहब गैर इंसानी सलूक नहीं है सर ये? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया शो पे आके इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करने का। देखें, इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए, जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत है, और ऐसा कुछ भी हम एक्सप्लेनेशन दें या किसी के ऊपर भी हम ब्लेम डालने की कोशिश करें, ये नहीं होना चाहिए था। मेरी हमदर्दियां उस फैमिली के साथ हैं। मेरी जो हम इस सिलसिले में, क्योंकि ऑलरेडी ये वाकया 12 तारीख का है और पूरी इन्वेस्टिगेशन और हम कमेटी इंक्वायरी बना चुके थे। हुआ ये है कि जब ये पेशेंट को लेके गए हैं, निजी अस्पताल गए पहले रिक्शे के जरिए, जहां उनके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं थी, तो उन्होंने एक बड़े अस्पताल को निजी को रेफर कर दिया। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ये कुछ देर उनको टांके भी लगाए गए, ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन उनसे ये कहा गया कि जी यहाँ महंगा इलाज होगा और तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, इस वजह से आप बेहतर है कि इसे अब्बासी शहीद ले जाएं। अब्बासी शहीद ये लोग जो इनको रोड साइड से जो हेल्प करने के लिए आए थे लेके चले गए, और अब्बासी शहीद में फिर MLO में जो देर लगी और उसके बाद जो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली CT स्कैन वर्किंग नहीं था, शायद न्यूरोसर्जन, CT स्कैन ना भी वर्किंग हो तो न्यूरोसर्जन को दिखाया जरूर जा सकता था, और उसके बाद इनको कहा गया कि आप इनको जिना हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि वहाँ पे CT स्कैन अवेलेबल है। ये रात के वक्त एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि जिसका नाम अरसलान है और जो ईदी एम्बुलेंस सर्विस के साथ एसोसिएटेड है, वो लेके पहुंचे जब इनको हॉस्पिटल में, तो पेशेंट तो इनके पास गाड़ी में था, लेकिन इन्होंने जाके रिसेप्शन पे जो लड़का है उसको कहा कि जी मैं एक पेशेंट लाया हूँ अननोन। हमने ये CCTV फुटेज निकाल के सारी इंक्वायरी में, और जो लड़का रिसेप्शन पे था उसने कहा देखें जी हम अननोन पेशेंट नहीं लेते, आप अंदर डॉक्टर साहब को जाके डिस्कस कर लें। ये एम्बुलेंस ड्राइवर वापस मुड़ा, अपनी एम्बुलेंस में बैठा, और उसके बाद ये लेके दोबारा अब्बासी शहीद की तरफ चला गया। अब ये सारी चीजें तो एक मुतवातिर गलतियां पे गलतियां होती गई, और इसका तदारुक शायद जो मैं अगर सजेस्ट कर सकूं आपको तो ये होगा कि आइंदा के लिए कम से कम सरकारी अस्पतालों के लेवल पे एक रेफरल सिस्टम, अगर सिर्फ इतना हो जाता कि अगर अब्बासी शहीद का डॉक्टर फोन उठा के हमें इन्फॉर्म कर देता कि जी मेरे पास एक सीरियस पेशेंट है, मैं आपको भेज रहा हूँ, CT स्कैन की जरूरत है। जी
शायद साहब 12 तारीख का ये वाकया है, अब इन्वेस्टिगेशन इस पर हो रही है, तहकीकात हो रही हैं, जो कुछ हो चुका वो आपने मुझे बताया। ये जो रिसेप्शन वाला आपने वाकया बताया कि एम्बुलेंस ड्राइवर को कहा गया कि अननोन पर्सन को नहीं लेते हैं, तो सर ये आपके एसओपीज का हिस्सा है क्या? और अमल उमर एक्ट के बाद भी क्या ये आपके एसओपीज का हिस्सा है? कैसे रिसेप्शन वाले ने किसी को कह दिया कि अननोन पर्सन को नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, उसको हमने बुलाया है, उसको शो कॉज दिया है, उसने कहा मैंने ऐसी बात नहीं की कि हम नहीं लेते, मैंने सिर्फ इनसे कहा था कि आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट डिस्कस कर लें। अंदर जाके इन्होंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और ये वापस लेके पेशेंट चले गए। लेकिन हाँ, जहां तक हॉस्पिटल के स्टाफ का ताल्लुक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो खुद अपने साथ ले जाता उन्हें अंदर और डॉक्टर से कह देता कि जी पेशेंट बाहर आया है, हम इसको ले लेते हैं और अब मैं पर्ची बना देता हूँ। लेकिन ये हरकत नहीं की उसने और इसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन बात यह है कि अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे रात को मेडिकल ऑफिसर्स जो ड्यूटी पे होते हैं अगर पहले से मिल जाती, या अगर वो एक पर्चा डायरेक्टली डॉक्टर के नाम लिख के दे देते जो कि डॉक्टर सीएमओ के नाम, तो शायद ये कंफ्यूजन होती ही ना। सर ये आप उन लोगों के लिए, शाहिद साहब, ये आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो पेशेंट को लेकर आए हैं, वो अननोन लोग थे जो सड़क से एक बच्चे को उठा के लेकर आ गए। लेकिन अगर कोई फैमिली का बंदा होता, इतनी क्रूशल सिचुएशन में लेकर आता, तो क्या आप लोग पहले ये एक्सपेक्ट करते कि वो कोई नोट बना के डॉक्टर के नाम पर दे दे, या पहले आप लोग उसका इलाज करें? सर नहीं किरण, बिल्कुल ऐसी बात मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब भी पेशेंट एक हॉस्पिटल से, अनफॉर्चुनेटली जो लोग इनको लेकर आए थे ना अब्बासी शहीद, वो उनके साथ नहीं थे जब वो जिन्ना अस्पताल लाए गए। वो लोग उनको हॉस्पिटल छोड़ के इनकी फैमिली को ढूंढने चले गए थे और वो पेशेंट अकेला एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जिन्ना हॉस्पिटल लाया गया है। वो लोग साथ नहीं थे, ना कोई फैमिली मेंबर था। हाँ, ये मैं मानता हूँ और इस बात की उसको सजा मिलेगी कि जी उसने ये क्यों किया, कि उसको कहा कि हम अननोन नहीं ले, मैं बनाऊंगा नहीं पर्ची, आप अंदर डॉक्टर से बात कर लें जाके। उसको या तो खुद ले आना चाहिए था डॉक्टर को, या एम्बुलेंस ड्राइवर को अंदर अप्रोच कर लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, गलती हुई है। हम किसी सूरत में भी एक जान के ज़िया को तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। हाँ, हम कुछ सबक हासिल करके आइंदा के लिए इसका तदारुक जरूर कर सकते हैं। सर ये जेपीएमसी की तरफ से जो कुछ हुआ, जिन्ना हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ, आप कह रहे हैं कि ये एक रिसेप्शनिस्ट की गलती की वजह से हुआ है, उसको शो कॉज किया जाएगा, सिर्फ उसको सजा क्या दी जाएगी? शो कॉज किया जाएगी, उसकी सजा डॉक्टर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा, उनको पूरी फाइल पुट ऑफ, अगर उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन ये होगी तो उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसको नहीं। सर दोबारा ये कभी बड़ी सीनियर पोस्ट पर हैं सर, डायरेक्टर हैं आप जेपीएमसी के, आप क्या समझते हैं क्या सजा होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इसको नौकरी से सजा होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बनता है और कोर्ट या जज, हमारे लॉयर्स या हमारा एडवोकेट जनरल सजेस्ट करता है, तो हम वो भी बनाएंगे इसके ऊपर। इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। शायद साहब आइंदा कभी ऐसा ना हो सर, उसके लिए क्या आप लोग कोई तरीक़ेकार, कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि ऐसा दोबारा वाकया कम से कम जिन्ना हॉस्पिटल में तो किसी सूरत ना हो? सर किरण, जिन्ना हॉस्पिटल नहीं, कहीं भी ना हो, छोटे से छोटा हॉस्पिटल। देखिए बात यह है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता मुझे भी या आपको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी हरकत, हमें भी रोड से लोग ही उठा के लेके जाएंगे ना। अगर हमें इसी तरह रुलते फिरना है एक अस्पताल से दूसरे और जान दे देनी है, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज है। मैंने सजेस्ट ये किया है कि कराची के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अकरम सुल्तान, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग किस्म के ख्यालात रखते हैं, बहुत यूजफुल आदमी, हेल्पफुल आदमी है, इस सारे सरकारी अस्पतालों को पहली स्टेज पे बुलाया जाए, इनके एमएस को, डायरेक्टर्स को, और उनसे कहा जाए कि भाई रेफरल का एक प्रॉपर एसओपी बना लें। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि अगर सीरियस पेशेंट आपके पास नहीं इलाज हो रहा, ठीक है, आप उसके साथ एक डॉक्टर बिठा के तो शिफ्ट करें ना। हमारा प्रोटोकॉल ये है जिन्ना अस्पताल में कि हमारे पास वेस्कुलर सर्जरी नहीं है, जो ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल में है, तो हम पहले उनको फोन करते हैं कि जी हमारे पास पेशेंट आया जिसको इंजरी है वेसल की। उसके बाद हम अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपरली जाके उनके कंसल्टेंट को हैंड ओवर करते हैं, और जब सारा पेपर वर्क और पेशेंट सेफली हैंडल हो जाता है तो छोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट कुछ अस्पतालों की ये प्रैक्टिस रही है कि जान छुड़ाने के लिए मरीज को एम्बुलेंस में डाला और हमारे पास इलाज नहीं हो सकता, ये भेज दिया। जिन्ना से तो कभी कोई रेफरल नहीं। शायद साहब आप अच्छे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं सर, जो तजावीज़ आप दे रहे हैं वो भी यकीनन अगर वो काबिल अमल हो जाती है, उस पर अमल दरामद हो जाता है, तो कम से कम दोबारा ऐसा कभी वाकया देखने को नहीं मिलेगा। शायद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन, हम क्रिकेट के हवाले से पिछले 2-3 दिन से जो कुछ हो रहा है और अब उस पर मजीद जो कुछ सामने आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं।
18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से VPN के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शो किया गया। यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज हैं, वो इंडियन और हिंदी नामों के ऊपर हैं। सोशल मीडिया कोरिलेशन एक्सप्लॉयटेशन रिवील्ड दैट पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी इज एन इंडियन ओमकर प्रकाश मिश्रा फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। तो जो बातें हो रही हैं नाज़रीन, जो कुछ हम देख रहे हैं, साबित हो गया कि न्यूजीलैंड दौरे की मनसूखी का जो जाल है ना वो भारत में बुना गया है। दहशतगर्द रियासत हिंदुस्तान से बैठकर साजिश रचाई गई है। ये तो आपने सुना कि कैसे टूर कैंसिल होने के बाद एक ड्रामा किया गया, लेकिन अब भी न्यूजीलैंड की हुकूमत बताने को तैयार ही नहीं है कि उसे कहां से और क्या थ्रेट मिला था। अलबत्ता कि ड्रामाई कहानी का आगाज नाज़रीन अगस्त से ही हो गया था, जिसमें तहरीक लब्बैक एहसानुल्लाह एहसान के नाम इस्तेमाल हुए। सुनिए जरा। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट सेंड देयर क्रिकेट टीम टू पाकिस्तान बिकॉज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान इज नॉट गुड। दाइश इज लुकिंग फॉर अ बिग टारगेट इन पाकिस्तान। दैट टारगेट कुड बी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। 21 अगस्त अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, हिंदुस्तान का एक अखबार है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह साले से, जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर NSA। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल, उनकी जो बेगम है, उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protonmail.com। उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह ये ईमेल जो है वो की गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी मजीद बता रहे हैं कि भारतीय अखबार के जिस शख्स ने फेक पोस्ट पर आर्टिकल लिखा वो अमरुल्लाह साले के करीबी समझा जाता है। और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि अमरुल्लाह साले जो अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस रहा है, वो नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। खैर, अब सुनिए नाज़रीन कि जब अगस्त में फेक थ्रेट था तो फिर न्यूजीलैंड टीम आई कैसे पाकिस्तान? फवाद चौधरी ने बताया कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम ने तमाम थ्रेट्स को फेक करार दिया था। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी है, उन्होंने, हमारी सिक्योरिटी ने सारा उसको देख लिया और कहा कि ये फेक है। सितंबर 11 और 12 को न्यूजीलैंड की टीम जो है, न्यूजीलैंड टीम्स अराइव्स इन पाकिस्तान। 17 तारीख को जब मैच को जाना था, अपनी हुकूमत की हदायत के ऊपर जो है वो हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। आप वो थ्रेट हमसे शेयर करें कि थ्रेट आखिर आपको मिला क्या। एक्चुअली जो सिक्योरिटी टीम यहाँ पे न्यूजीलैंड की थी वो भी उतनी ही नाबलद थी थ्रेट से जितने के कोई हमारे लोग थे, क्योंकि थ्रेट यहाँ पे कोई जनरेट ही नहीं हुआ। इतना बड़ा ड्रामा हो जाने के बावजूद ICC और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे खामोश बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि अभी से वेस्ट इंडीज को फेक ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं। ये भी देख लीजिए। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है, अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज टीम को इशू कर दिया गया और वेस्ट इंडीज टीम को जो थ्रेट इशू किया गया है उसकी भी ईमेल आईडी चेक करें, वो है ehsanullahehsan@protonmail.com। ICC must take notice of that. International bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India. फ़ारूक हबीब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। फ़ारूक साहब, जितना कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हक़ाइक़ और जो कुछ शवाहिद सामने आ रहे हैं, उससे तो पता लग रहा है कि भारत में बैठकर ये साजिश रची गई है। लेकिन सर, साथ साथ न्यूजीलैंड का किरदार भी तो बड़ा मुतनाज़ लग रहा है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि वहाँ
हिंदुस्तान की तरह न्यूजीलैंड की हुकूमत भी इन्वॉल्व रही है इस तमाम मामले में कि उनसे मुसलसल कहा जा रहा है कि आप बताएं आपको कहाँ से थ्रेट थी, कौन सी थ्रेट थी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं है कोई उनके पास। देखिए, जहाँ तक रह गई बात न्यूजीलैंड के क्या थ्रेट्स इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ अभी तक जो है वो शेयर नहीं की, उसकी तफसीलात भी जो है वो सामने आ जाएंगी। यकीनन जो है उसको पाकिस्तान टेकअप किया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है आपके इल्म में है कि इससे कबल EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का मामला सामने आया था कि 750 के करीब वेबसाइट्स जो हैं वो भारत ने बना रखी थी, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फेक प्रोपेगेंडा किया जाता था, फेक न्यूज़ पब्लिश की जाती थी और दुनिया के मारूफ लोगों के फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर उन खबरों को बाद में वहां से ट्वीट करवाया जाता था, उन पोस्टों को शेयर करवाया जाता था ताकि पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा हो सके। इससे कबल आपके इल्म में है कि TTP का जब एहतजाज हो रहा था उस वक्त इस किस्म की भारत के अहमदाबाद से हज़ारों ट्वीट्स एक टाइम के ऊपर की गई ताकि ये तासुर दुनिया में दिया जाए कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता को बहुत ज़्यादा बदअमनी है, वहाँ खाना जगी की सूरत हाल है। अब ये जो मामला सामने आया आपके इल्म में है कि इसको भी हम सामने लेकर आए कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन जगह है, पाकिस्तान जो है उसमें साजगार माहौल है जो कि भारत की आंख को खटकता है, जिनको अफगानिस्तान के अंदर जो होने वाली सुबकी है उसका गम गुस्सा भी है। और आपने पूरा नेक्सस आपने देखा कि जिसको हमने एक्सपोज किया कि किस अंदाज से जो है वो पहले एहसान के नाम से फेसबुक के ऊपर पोस्ट की जाती है, फिर संडे गार्डियन के ऊपर जो है अभिनंदन मिश्रा की जानिब से उसी को बुनियाद बनाकर एक फेक स्टोरी की जाती है, फिर मार्टिन गप्टिल की जो वाइफ हैं उनको 24 अगस्त को ईमेल की जाती है, फिर 18 सितंबर को न्यूजीलैंड के अंदर जो इंटरपोल वेलिंगटन है उनको ईमेल की जाती है हमजा अफरीदी के फेक अकाउंट से। उसके तमाम ताने बाने जो है वो भारत में मौजूद हैं, उसकी तमाम साजिश भारत में मौजूद है। अब भी अगर दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स, अब भी अगर दुनिया के इदारे, अब भी अगर UN आंखें बंद कर इसके ऊपर खामोश रहेंगे तो फिर वो ना जाने या जाने इस किस्म की भारत फरूख साहब कुछ मिसालें EU वाली बात आपने की, डिसइंफो लैब के हवाले से आपने भी बात की, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामला जो मीडिया से ही ऑपरेट होते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ होते रहे और इन्हीं तमाम मामलात को पाकिस्तान ने कई बार आलमी फोरम्स पर उठाया है, लेकिन उसका नतीजा हमें जो मिलना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये वाला मामला ये पाकिस्तान क्रिकेट पर हमला नहीं है बल्कि ये आलमी क्रिकेट पर हमला है भारत की तरफ से। इस मामले को किसी आलमी फोरम पर उठाने का प्लान कर रहे हैं आप लोग, इरादा रखते हैं और उसके नतीजे क्या आ सकते हैं सर? देखें, यकीनन जो ICC है, जो क्रिकेट की बॉडी है, उसके साथ तो यकीनन हम इसको टेकअप करेंगे, दुनिया के हर फोरम पे टेकअप करेंगे। अभी नहीं है कि जब हमने किसी चीज़ को टेकअप किया हो और उसको सीरियस ना लिया गया हो। इस हवाले से आपके इल्म में है कि भारत जो है वो इस हवाले से बैकफुट के ऊपर गया है। अभी भी आज अगर आप देखें कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरी भारत के अंदर होने वाली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उस हवाले से उनके दौरा अमेरिका के दौरान उस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट शाया की गई है और आलमी फोरम्स के ऊपर हम इस चीज़ को टेकअप करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको देखें, क्रिकेट को तो उन्होंने इस अपने तमाम जो उनका एक सोच का जाविया है जो बड़ा तंग नज़र है उसके अंदर क्रिकेट को भी वो शामिल कर लिया, लेकिन ओवरऑल तो ये पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर इमेज है उस इमेज को जो है वो तबाह करने की जो है वो कोशिश की गई है और ये तासुर क्रिएट किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो ना क्रिकेट के लिए महफूज है, पाकिस्तान ना दुनिया के लिए महफूज है, जबकि जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। और भारत जो है वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है, उस हवाले से वो अपने इकदाम लेता रहता है। अफगानिस्तान में जिस तरह की सुर्खी हो रही है भारत को या हुई है, तो फिर उन्होंने क्रिकेट के साथ ही इस तरह की गिरावनी साजिशें करके अपना गुस्सा निकालना है। मुश्ताक अहमद साहब की तरफ जा रही हूँ। फरूख साहब आती हूँ दोबारा आपकी तरफ, बिल्कुल आती हूँ आपकी तरफ। मुश्ताक साहब जी सर, जी फरूख साहब जी आप कर लें आप कर लें। सही सर। मुश्ताक साहब, जो भी कुछ जिस तरह की साजिशें की गई हैं, जो कुछ हो रहा है, जो हकाइक और शवाहिद हमारे सामने आ रहे हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिलाड़ियों से मिलना, उनके मोराल को बुलंद करना, यकीनन ये इम्पैक्ट करेगा। बट सर, क्योंकि आप एक खिलाड़ी रहे हैं, आप एक खिलाड़ी की नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये तमाम वाक़यात मामलात हो जाने के बाद अब जब हमारी टीम वर्ल्ड कप में जाएगी तो उनके ऊपर ये नफ्सियाती प्रेशर होगा कि जो कुछ हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं इसको ख़त्म करने के लिए हमें अच्छा परफॉर्म करना है। नफ्सियाती एक साइकी क्या होगी प्लेयर्स की सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इमरान भाई आज लड़कों को मिले हैं किया, उसकी वजह ये है कि आई थिंक ये मोटिवेशन उनको चाहिए, क्योंकि सारे डिसपॉइंटेड थे, हम बहुत डिसपॉइंटेड हुए थे। मगर इसके द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये इमरान भाई ने जो उनको मिलके मोटिवेट किया होगा आज, ये वर्ल्ड कप की तैयारी का एक हिस्सा है। और वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, इसके इम्पैक्ट और भी पड़ेंगे, सारी दुनिया में पड़ेंगे कि ये इतनी तगड़ी टीम है हमारी। मैंने अगले प्रोग्राम में भी आपको बोला था कि हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पसंद किया जाता है, नॉट इन इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी लोग आते हैं शौक से देखने, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं पूरी दुनिया में। ये जितना भी सिनारियो क्रिएट हुआ हुआ, आप देखिएगा विद इन 2 days, आप देखिएगा कि लोग जो ब्रिटिश सहाफ़ी हैं और जो दुनिया के लोग सहाफ़त को अच्छी नज़र से देखते हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो फेक ईमेल्स आती हैं या फेक आपको जो ड्रामा रचाया गया है, इसके ऊपर आपके पास जवाब नहीं बनता कि यू कैन लीव पाकिस्तान। अब 3.5 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो रिसेंटली पाकिस्तान में टीमें आई हैं वो सारी खेल के चली गई हैं। अब इसके बावजूद अगर आप किसी फेक ईमेल्स के ऊपर डिसीजन कर जाते हैं और यकतरफा तरीके से चले जाते हैं, दैट इज नॉट द राइट, मॉरली ये अच्छी चीज नहीं है। और पाकिस्तान की जो हमारी नेशन है, मैं आप लोगों को क्रेडिट देता हूं, पिछले कोई 3-4 दिन से पूरे के पूरे जितने भी सहाफी हैं वो बहुत पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान का केस दाखिल कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई थिंक ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आई थिंक रमीज भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी है, और इमरान भाई ने जो आज लड़कों को बताया होगा, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूं, उनका माइंडसेट को मुझे पता है। वो उनका माइंडसेट बड़ा कॉमन, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो परफॉर्मेंस है ना वो बोलती है, पूरी दुनिया में बोलती है परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस जो है ना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और रमीज भाई ने भी कहा है, मेरा अपना मानना यह है कि अब साउथ अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हमें कम्युनिकेशन बढ़ानी चाहिए, हमें उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म पे जब आईसीसी में दाखिल होगा तो ये बड़ी जरूरी है कि आईसीसी को आप ये बावर करवाना चाहिए हमें कि लुक वेयर यू स्टैंड। आप आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बंदा कभी भी कोई जाके डिसीजन ले लेता है और आपको नहीं बताता और आप जंप इन नहीं करते, तो ये क्या फायदा ऐसी आईसीसी इंटरनेशनल। ये सारे सिनेरियो को देखते हुए वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में क्या कहते हैं आप? उनका दौरा आपको यकीनी नजर आ रहा है या वो भी फिर उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? सर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। वी शुड बी 1 स्टेप अहेड फ्रॉम अदर पीपल नाउ। आई थिंक उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन बढ़ा दी जाए। जो इस वक्त सिनारियो क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में सहाफत के, जो आपने देखा होगा कि इंग्लिश के माइकल आर्थरटन ने बोला है और माइकल वॉन बोल रहे हैं, 2-3 और क्रिकेटर्स ने बोला है, क्रिस गेल ने वेस्ट इंडीज के बोला है, डैरन समी के साथ अगले दिन कल मैंने प्रोग्राम किया है, वो भी कह रहा है कि आई वुड लाइक टू कम टू पाकिस्तान। और आपको पता है डैरन समी ने पाकिस्तान को आके बड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब तो सिनेरियो भी सारा चेंज हो चुका है, अब तो सारा सर्कमस्टांस भी चेंज हो चुका है। तो आई थिंक इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो रमीज भाई के लिए इंपॉर्टेंट है, टू मेक मोर कम्युनिकेशन विद द क्रिकेट बोर्ड्स, जिन्होंने आना है उनको जाके कह रहे हैं आप। मैं यही बात आगे कंटिन्यू करती हूँ फारूक हबीब साहब के साथ। फारूक साहब, कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए, उनको इस चीज पर राजी किया जाए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं है, जो भी कुछ हमें पता है कि फेक काम हो रहा है ये उनको भी पता होना चाहिए। इसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखें, यकीनन ये जो आज भी आपके इल्म में जो तफसीलात हम सामने लेकर आए हैं, उसकी वजह भी वेस्ट इंडीज के दौरे की बात रखने का और मीडिया के सामने रखने का। जी मैं बता रहा हूँ, उसी से लिंक्ड है। बताने का मकसद ये था कि ये जो जिस किस्म के थ्रेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ये फेक थ्रेट्स हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। और वेस्ट इंडीज के साथ बिल्कुल हमारी अथॉरिटीज जो है वो, क्रिकेट बोर्ड भी कम्युनिकेशन के अंदर है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी कम्युनिकेशन के लिए तैयार है। और हम तो हर किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उस टूर को बिल्कुल कामयाब बनाने के लिए, पुरअमन बनाने के लिए और उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए हर तरह के जो है वो मैय्यज़ लेने के लिए तैयार है। और ये तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी उनके साथ कम्युनिकेटेड भी हैं। जिस तरह अभी मुश्ताक भाई ने कहा, इसको मज़ीद कम्युनिकेशन को हम बढ़ाएंगे ताकि जो वो दौरा है वो यकीनी हो सके। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने कराची शारा फैसल पर वाक़े नस्ला टावर को गिराने के हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि इमारत गिराने का फैसला तमाम दस्तावेजात देख कर किया गया है। अलॉटीज़ दस्तावेजात चेक किए बगैर कैसे अमला खरीद लेते हैं?
दौरान समाअत नस्ला टावर के वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सर्विस रोड पर तामीरात का इल्ज़ाम गलत है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने लीज़ दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंधी मुस्लिम आपको रोड कैसे अलॉट कर सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सिंधी मुस्लिम के पास तो लीज़ का इख्तियार ही नहीं था। मुनीर मलिक ने फिर इस्तदा की कि पहले ये तो देख लें कि सर्विस रोड पर तजावुज़ात हैं या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, दोबारा मुआयने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान अलॉटीज़ के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ने अलॉटीज़ को रास्ता दिया है, उन्हें मार्केट वैल्यू की मुनासिबत से पैसे मिल जाएंगे। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रिपोर्टर हैं हमारे इरफान हक। पहले उनसे बात करते हैं। इरफान, नस्ला टावर को बचाने के लिए आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई, कितना वक्त मिला है बिल्डर को, अलॉटीज़ को उनकी रकम देने के लिए, और क्या इस वक्त जो एक फ्लैट की कीमत है उसी के हिसाब से ही पेमेंट की जाएगी अलॉटीज़ को? सर किरण, मेरा ख्याल है कि आज आखिरी उम्मीद थी नस्ला टावर के मकीनों की और मालिकान की, जो कि दम तोड़ गई है। बल्कि आज जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में इकबाल का वो मिसरा भी दोहराया कि जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, और उनके नस्ला टावर के वकील को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपका जो आशियाना है वो शाख नाजुक पे बना था। लिहाजा जो वक्त की बात है, मुद्दत की, तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म में ये करार दे चुकी है कि जो मालिकान हैं अब वो मुतासरीन को रकम अदा करेंगे। आज अदालत ने 1 माह की मोहलत दी है नस्ला टावर खाली करने के लिए, चूँकि आज जब दरख्वास्त मुस्तरद हुई नज़रसानी की तो मुनीर मलिक जो नस्ला टावर के मालिकान के वकील थे उन्होंने मोहलत तलब की कि कम से कम 2 माह का वक्त दिया जाए ताकि नस्ला टावर को खाली कराया जा सके। मगर अदालत ने 1 माह में ये हुक्म दिया है कि इसको खाली कर दिया जाए ताकि इसको गिराने का काम शुरू किया जाए। कमिश्नर कराची को हिदायत की गई है कि वो 1 महीने का वक्त दिया गया है वहाँ के मकीनों को। ये बताइए, आपकी बात हुई उन लोगों से, बिल्डर से या नस्ला टावर के एसोसिएशन से, वो क्या सोच रहे हैं इस पर, क्या प्लान है उनका अगला? देखिए, नस्ला टावर के मालिकान या एसोसिएशन या मकीनों से तो बराह रास्त इस वक्त हमारा रब्ता नहीं हो सका, मगर उनके वकील जो अदालत में मौजूद थे, बज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से, और जब उन्होंने मोहलत तलब की फ़्लैट्स खाली करने के लिए या जो मकीनों के लिए मुतबादिल इंतज़ाम के लिए, तो उससे ज़ाहिर है कि ये बात सामने आती है कि उन्हें अब ये खाली करना पड़ेगा, और वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि वो यहाँ से अब मुंतकिल होंगे मकीन सारे, और वो कहाँ जाएंगे। इस हवाले से ज़ाहिर है कि ये एक अहम सवाल लोगों के जहनों में है। आज उनके मकीनों के वकील ने भी ये दरख्वास्त की थी कि शायद उन्हें फुटपाथ पे जाना पड़े, इसलिए आप नजरसानी की दरख्वास्त मौजूद अच्छा, नस्ला टावर के बिल्डर से मुतालिक कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। अब अदालत में इस हवाले से कोई बात हुई है इरफान? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, चूँकि इससे कबल एक रॉयल पार्क सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के हुक्म पर मुनज़्ज़म हुआ है जिसमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। उसमें जब बाद में बताया गया अदालत को कि उसके जो मालिकान हैं वो तो बैरून मुल्क हैं, लिहाजा वो जो मकीन थे उनके कोई 1.5 अरब या 1.25 अरब रुपए जो अलॉटीज़ थे उनके फंस गए थे। इस केस में जो नस्ला टावर का केस है, ये इसलिए भी बहुत अहम आपका सवाल है कि उसका मुस्तकबिल मकीनों का क्या होगा अगर मालिकान यहाँ से फ़रार हो जाते हैं या चले जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। अदालत की जानिब से कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया गया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका जाए या उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। ताहम ये बड़ा अहम सवाल है कि मालिकान यहाँ रुकेंगे या जाएंगे, और जो अलॉटीज़ हैं उनको ये उनके लिए बड़ा अहम होगा, चूँकि रकम जो है वो कौन देगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आप मौजूद थे। नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंसदाद तजावुज़ात से मुताल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कराची की हालत ज़ार पर एडवोकेट जनरल की सख्त सरजनिश करते हुए कहा है कि आप लोगों ने कराची को सियासत की नज़र कर दिया है। हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं है कि शहर को कैसे चलाया जाता है। पूरे कराची को कचरा बना दिया है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है, सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं। सिंध हुकूमत के पास खरबों रुपए का बजट है, कहते हैं पैसे नहीं है। दुनिया भर से कर्ज लेते हैं, कहा जाता है पैसा। एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि अगर बहरिया फंड से रकम मिल जाए तो गुज्जर नाले और औरंगी नाले के मुतासरीन को दूसरी जगह बसाने का काम शुरू हो जाएगा।
जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हर काम को बहरिया फंड से क्यों मशरूत करते हैं? आपके सारे काम हो रहे हैं, तनख्वाहें मराहत जा रही हैं, लेकिन गरीबों का घर बनाने के लिए रकम नहीं है। तमाम मुतासरीन को गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और असेंबली इमारत में बसाएं। अब यही करना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो जाएं, मांगे किसी से, और भी कामों के लिए मांगते हैं ना। IMF और वर्ल्ड बैंक जाते हैं ना। गुज्जर और औरंगी नाला मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देते हुए सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत भी दे दी है। अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब, खुशामदीद कहूँगी आपको। अदालत के रिमार्क से कराची का हाल वाज़े हो रहा है, लेकिन MQM या तहरीक इंसाफ क्या इस तरह से शहर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जैसे इस शहर का हक बनता है? ख्वाजा साहब, सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही खुशाइन बात है कि चीफ जस्टिस साहब घंटों कराची के इश्यूज पर और एक एक इशू को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि एड्रेस कर रहे हैं। और जहाँ तक कि इस शहर के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से, शहर के बेटे होने का हैसियत से, मैंने इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आज अपनी इंटरवीनर की एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। और आज मैंने कोशिश की थी कि मुझे आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस साहब बात करने की इजाज़त दें, लेकिन शायद मेरा क्योंकि सीरियल नंबर आएगा उसी पे बात होगी। जहाँ तक बात है कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि गुजर नाले के हवाले से और औरंगी टाउन के हवाले से जितने मुतासरीन नालों के, वो आज चीफ जस्टिस साहब ने चीफ मिनिस्टर को कह दिया है। अब इसमें खदशा ये है कि अगर वो गुजर नाले पे 500 लोग थे तो वो बढ़कर कहीं सियासी तौर पे 1500 ना हो जाएं, और वो 1500 होने के बाद उसमें भी मनपसंद लोगों की लिस्ट ना बन जाए। ये एक अलग अलमिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ चीफ जस्टिस साहब के सामने एडवोकेट जनरल साहब को ये बात भी नहीं पता थी जब उन्होंने पूछा कि सिंध का बजट कितना है, तो वो कहने हैं सर मुझे मालूम नहीं है। मैंने कोशिश की असिस्ट करने की क्यों, और लेकिन बहरहाल उनको जब ये नहीं पता कि बजट कितना है तो वो फिर ये बैरिया टाउन और ये टाउन और उस टाउन के पैसों से बसाने की बात कर रहे थे। जुल्फ़िकाराबाद भी तो बसाया गया है, MDA की भी तो हजारों एकड़ जमीनें बस गई हैं, ऑक्सबे टाउन भी तो बट गया है, नॉर्दर्न बाईपास भी तो बट रहा है। तो फिर आखिरकार ये सब किस पैसे से बट रहा है? और फिर दूसरी अहम तरीन बात जो हुई है वो ये कि जिसमें मैं चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ज़रूर तस्वीर का ये वाला रुख देखें, चाहे वो नस्ला टावर हो, चाहे वो गोटाबाद हो, चाहे वो DC लीज हो, चाहे KDA लीज हो, चाहे KMC लीज हो, या इस शहर के 13 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हों। अवाम के पास कोई एक जगह नहीं है जिस पे चीफ जस्टिस साहब सवाल कर रहे थे कि आपने क्या वेरीफाई नहीं किया खरीदने से पहले। ये बात मैं चीफ जस्टिस साहब को बताना चाहता हूँ। सिंध में एक इदारा ऐसा नहीं है जहां जाकर आप वेरीफाई कर सकें। आप एक कागज वेरीफाई नहीं करवा सकते। आप KDA जाके रिकॉर्ड रूम से प्लॉट की जेन्युइननेस नहीं पता कर सकते, रेवेन्यू जाकर आप पता नहीं कर सकते, आपको कोई लिख के नहीं देगा, आपको KMC लिख के नहीं देगी, DC लीज लिख के नहीं देगी, आपको गोटाबाद लिख के नहीं देगा। मैं तो आज ये चाह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब अपने ऑर्डर में ये भी तंबी करें कि अवाम को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का कानून पास किया हुआ है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक पॉइंट मुझे कोई क्योंकि गिरा देना मसले का हल नहीं है, लेकिन अलॉटीज पे ये इल्जाम लगा देना कि भाई आपने पहले वेरीफाई क्यों नहीं किया। कहां से करें वेरीफाई? किरण, आप कोई जमीन खरीदने जाती हैं सिवाय DHA के या कंटोनमेंट के कुछ इलाकों के, आप कहीं से मुझे जमीन खरीद के दिखाएं, आपको स्टेट एजेंट ही मिलता है जो आपको वेरीफाई करके देता है। ख्वाजा साहब, जिन लोगों ने अलॉटमेंट दी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर, ये भी तो बड़ा अहम नुक्ता डिस्कस हुआ ना, बड़ी अहम बात चीफ जस्टिस साहब ने की है। आप शहर की डायमेंशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम सियासी जमातों को जानते हैं, आप खुद भी एक सियासी जमात से वाबस्ता हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने अलॉटमेंट्स की हैं, गैर कानूनी अलॉटमेंट दी है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने घर के आगे ना एक सुजुकी मट्टी और 100 ब्लॉक उतार दें, ये तजुर्बा अभी कर लें। सबसे पहले तो पुलिस आ जाएगी, फिर आपके पास यूनियन काउंसिल आ जाएगी, फिर आपके पास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बंदा आ जाएगा, आपके पास सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे।
और उसके बाद आप कहीं जाकर सबको भुगत कर आप वो तामीरात करते हैं। अब आप ये बताइए कि इतनी बड़ी गैर तामीरात हो गई, एनओसियां दी गई, रजिस्ट्रार ने करोड़ों रुपए रजिस्ट्रार लेते हैं महीना, करोड़ों रुपए रजिस्ट्रार सिर्फ लीजें करने के, और वो ये जिम्मेदारी भी लेते हैं अगर ये चीज नहीं है तो हम कवर कर देंगे, ये चीज नहीं है तो 25,000 फालतू ले लेंगे। ये सारे मुबर्रा हो गए हैं, ये सारे कोर्ट से बाहर आ रहे हैं बाइज्जत तरीके से। फंस दो लोग रहे, एक जो मुतासरीन जिन्होंने अपने जेवर बेचकर, माल मता बेच के वो खरीद लिया, उनको उतने ही पैसे वापस मिलेंगे, जिसके बाद वो जिंदगी भर वो 2 कमरों का छत नहीं ले सकते। और तीसरा वो आदमी जिसने अगर जेन्युइन तरीके से, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ग्रैबर्स हैं, जेन्युइन तरीके से अगर कहीं बनाया, उसे सारी एनओसियां गवर्नमेंट ने दे दी लाकर, आज वो भी रोड पर आ गया। जिस तरह आपने एक और रियाज टावर की मिसाल दी, तो वो मुल्क से बाहर नहीं है, उसमें एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, मालिकान में एक शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, एक शख्स हार्ट अटैक से एडमिट हो गया अस्पताल में, जिंदगी भर के लिए वो बीमार हो सही। तो यही दरखास्त लेकर आप गए अदालत, और यही तमाम बातें जो आज अभी आप प्रोग्राम में कर रहे हैं, यही आप सब कुछ चीफ जस्टिस साहब के सामने भी रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अदालत में ये सारी बात, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल्लाह साहब साथ मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, जब बात करेंगे महंगाई के हवाले से कि क्या दावे हुआ करते थे आज से 3 साल पहले, और 3 साल बाद महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन दावे कुछ नए हो गए हैं। बात करती हूँ ब्रेक के बाद। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। महंगाई बढ़ती जाएगी, अवाम गुर्बत में पड़ती जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, देहात में गुर्बत बढ़ती जा रही है, और सिर्फ छोटा सा तबका पैसा बनाने बिजली चोरी हो रही है, उसकी कीमत आप अदा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। ये सारी बातें सुन लेने के बाद एक सवाल करना तो बनता है कि क्या पीटीआई हुकूमत को आटे दाल का भाव पता लग गया है? वजीर खजाना का उतरा हुआ चेहरा एक नई कहानी सुना रहा था, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े दावे ही किए गए। हाँ, मगर इतना जरूर था कि इस बार माफिया का जिक्र कदरे कम था। महंगाई का बोझ पिछली हुकूमतों पर डालने की नाकाम कोशिश से भी गुरेज किया गया। शायद नाज़रीन इसकी एक वजह इमरान खान के वो पुराने बयानात, असद उमर साहब के वो दावे हो सकते हैं जिनके शॉर्ट्स चला चला कर अब मैं भी शर्मिंदा हो जाती हूँ। अवाम भी थक चुके हैं सुन के, लेकिन क्या करें, ये बताए बगैर भी कोई चारा नहीं है कि पुराने नरख जिन्हें खान साहब कौम पर जुल्म करार देते थे, आज से कई 100 गुना ज़्यादा कीमतों पर भी वो पशीमानी है ही नहीं जो होनी चाहिए। सितम इतना ही नहीं है कि पेट्रोल 73 से 123 रुपए हो चुका है, जुल्म ये भी है कि अब भी वजीर खजाना यही लॉजिक दे रहे हैं कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में ज़्यादा बढ़ी, हमने तो फिर भी सिर्फ 14% इजाफा किया है। लेकिन जब आप कीमतें आलमी मार्केट देखकर बढ़ाते हैं तो फिर तनख्वाहें आलमी मयार के मुताबिक क्यों नहीं बढ़ाते हैं? वजीर खजाना कह रहे हैं पाकिस्तान में तेल की कीमतें बांग्लादेश और भारत से कम है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की फीकस आमदनी भी बांग्लादेश और भारत से बहुत कम है। मावन खुसूसी बराए खुराक के भी आज निराले दावे हैं। खाने पीने की महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, यानी 60 रुपए वाली चीनी 100 रुपए, 35 रुपए वाला आटा 70 रुपए में खरीदने वाली ये आवाम, इनके लिए महंगाई अभी भी कम है। मज़े की बात यह है कि हालिया दिनों में घी की कीमतों में 96 रुपए फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल में 97 रुपए फ़ी लीटर तक इजाफा करने के बाद आज ही हुकूमत कह रही है कि घी की कीमतों में 45 से 50 रुपए कमी करवाएंगे, यानी तकरीबन 100 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए कम करवाएंगे और आवाम की गर्दन पर एहसान अलग होगा। होशरुबा महंगाई के बावजूद हुकूमत की वजाहतें महंगाई अब भी दूसरों से कम है, जबकि अगली ही सांस में वजीर खजाना एतराफ़ कर रहे हैं कि मिडल मैन 400% तक नाफा कमा रहा है। सुनिए जरा ये बात।
इंटरनेशनल प्राइसेस को अगर आप देखें, शुगर जो है वो एक साल पहले $290 पर टन थी, आज $430 पर टन। पाम ऑयल एक साल पहले $760 पर मीट्रिक टन था, आज $1136, तो तकरीबन 50% का फर्क। चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज 75 पैसे पर किलो जो होगी। बड़ा कदम उठा रहे हैं, वो ये है कि हम फूड सब्सिडी देंगे, अपने गरीब आवाम को डायरेक्ट अब सब्सिडी देंगे। 40 से 42% लोगों को हम कैश सब्सिडी देंगे। खिते में सबसे सस्ता आटा हम बेच रहे हैं 55 रुपये का। इंडिया का आटा 56 रुपये, दो फिगर आ रही है, 61 रुपये की आ रही है, 56 रुपये की आ रही है। बांग्लादेश का आटा 75 रुपये है, बाकी मुल्कों में अक्सर इस खिते में 80 रुपये देता है। पेट्रोल इस खिते में सबसे सस्ता हम बेच रहे हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा है कि आपको मैंने सेनेटर बनाना है और उनके पास एक प्लान होगा, एंड आई ट्रस्ट माई प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई कैन टेल यू दैट। 4 वजीरों ने वजारत ख़जाना संभाली है, लेकिन मामला सुलझने के बजाय मजीद बिगड़ता जा रहा है। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हैं, साथ मौजूद हैं। सर, मुल्क में इस वक्त जो मजमूई महंगाई है उसका कितना हिस्सा हुकूमत के कंट्रोल में है और क्या फैक्टर्स हैं जो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है? देखिए, पाकिस्तान में जिस किस्म की महंगाई हमें नजर आ रही है वो इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर और बिजली की कीमत बढ़ जाती है तो वो फैक्ट्री जो चीज बनाएगी वो भी महंगी निकलेगी। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो इनपुट कॉस्ट की कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान में सोचना यह है कि बिजली की कीमत कौन बढ़ाता है, पेट्रोल की कीमत कौन बढ़ाता है, गैस की कीमत कौन बढ़ाता है, और इसके जवाब में ये मिलेगा आपको कि हुकूमत खुद से पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बढ़ाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है, गैस की कीमत हुकूमत के कंट्रोल में है। तो हुकूमत का रोल है इस महंगाई के पीछे। दूसरी बड़ी वजह जो अभी पिछले कुछ हफ्तों में सामने आई है वो रुपए की गिरावट है। जिस तेजी से रुपया डॉलर के सामने जो है वो गिरा है, उसके नतीजे में जितनी भी चीजें जो हैं जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो उनकी कीमत बढ़ जाती है। अब अगर आप एक नजर दौड़ाएं कि हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है जब रुपया गिरता है। डीजल की कीमत बढ़ जाती है, कपास इंपोर्ट हो रही है, गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, दालें इंपोर्ट हो रही हैं। तो इतनी बहुत सारी खाने की अशिया इंपोर्ट हो रही हैं और मेरा खदशा इस चीज का है, या मुझे खदशा इस चीज का है कि अगले चंद हफ्तों में इसका जो असर है वो सामने आएगा और महंगाई का एक नया तूफान हम लोगों के सामने आने का एक बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाजरीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।